थैंक यू। आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्रेडिट जाता किसको है? तो ये क्रेडिट प्रोटॉन को डिस्कवरी के लिए ये क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को। यानी कि डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने। बाबू रदरफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कोई बुक जैसे यूपी वाले लोग प्रोटॉन का डिस्कवरी को डिस्कवरर दे देते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, हम लोग इस गोल्डस्टीन ने क्या किया, एकदम कुछ नया नहीं किया, सेम वही चीज किया जो कैथोड रे ट्यूब में किए थे हम लोग इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए। बहुत ज्यादा नहीं, बस सिर्फ जो कैथोड लिया गया था वो परफोरेटेड लिया गया था, यानी छिद्र युक्त लिया गया था। उन्होंने क्या किया कि बाबू ऐसा एक ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। ये तो जाहिर साहब पिछला क्लास में हमने बताया था। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज लगा हुआ था। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर जो हमारा जो कैथोड था, कैथोड वो परफोरेटेड था। जो कैथोड था वो परफोरेटेड कैथोड था। यानी कि ये जो कैथोड था इसमें छिद्र था। ये कैथोड हमारा बस कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, परफोरेटेड। बस बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी और प्रोटॉन के डिस्कवरी में बस यही अंतर था कि यहां पर जो कैथोड लिया गया था वो परफोरेटेड था, छिद्रयुक्त था, और इसके अंदर प्रेशर रखा था गैस का। इसको वैक्यूम पंप लगा दिया था। वैक्यूम पंप डाल दिए। वैक्यूम पंप डालने से इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वैक्यूम पंप डालने से इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और इसका मतलब कि इन्होंने हाई वोल्टेज रखा था। सब कुछ सेम। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में आप देखेंगे पिछला लेक्चर में, पिछला वीडियो आप देखें, उससे पिछला वीडियो में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए हाई वोल्टेज का प्रयोग किया गया था। ये 10,000 से लेकर के 20,000 वोल्ट तक, और यहां पे प्रेशर रखा गया था लो, लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा प्रेशर रखा गया था। यहां पे 0 to 0.0 mmHg, इतना कम प्रेशर रखा गया था। तो जब इन्होंने लो प्रेशर पर जब हाई वोल्टेज अप्लाइड किया तो देखा क्या कि कुछ रे कैथोड के होल से पार कर रहे हैं और जाके कैथोड की वॉल से टकरा रहे हैं, और यहां पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन डाला गया था, वहां पे चमक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। चूंकि ये ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रे एनोड से आ रहे थे, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड रखा गया था। क्योंकि ये रे एनोड से आ रहे थे, इसलिए इस रे का नाम पड़ गया क्या चीज, एनोड रे।
इस रे का नाम क्या पड़ गया बाबू? एनोड रे। इस रे का नाम क्या पड़ गया? एनोड रे। इसे हम लोग एनोड रे भी जानते हैं। चूंकि ये कैथोड प्लेट के होल से पास कर रहा था, कैथोड प्लेट के होल से पास कर रहा था, इसलिए इस रे को केनाल रे भी बोलते हैं। इस रे को कौन सा रे बोलते हैं बाबू? केनाल रे भी बोलते हैं। जब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है, पॉजिटिव रे। फिर से आप समझें, गोल्डस्टीन ने क्या क्या किया, कैसे प्रयोग किया? डिस्चार्ज ट्यूब लिया, सेम जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक एनोड लिया, 2 मेटल रड लिया, एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया। लेकिन कैथोड परफोरेटेड था, छिद्रयुक्त था। जब उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हाई वोल्टेज लगभग 10 से 20,000 वोल्टेज अप्लाई किया लो प्रेशर पे, तो देखा क्या कि कुछ रे कमिंग फ्रॉम एनोड एंड पास थ्रू कैथोड होल। जो कैथोड होल से पास कर रहे थे इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? केनाल रे। चूंकि एनोड से आ रहे थे इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड रे। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव रे। हमने आपको बताया ये पॉजिटिव रे का डिस्कवरी, और इस तरह से पॉजिटिव रे का डिस्कवरी हो गया। ये पॉजिटिव रे का ओरिजिन होता कहां से? ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रे। अब हम लोग समझें ये पॉजिटिव रे या केनाल रे का ओरिजिन होता कहां से? ओरिजिन ऑफ, पहले बाबू आप इसे नोट कर लें। अब देखिए इस ओरिजिन होता कहां से है, पहले ये समझा जाए। क्या ये सही में एनोड रे एनोड से आता है या गैस ऑफ द मीडियम से आता है? तो यहां पे समझा जाए। इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक तरफ एनोड ले लिया, एक तरफ परफोरेटेड कैथोड ले लिया। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया और यहां पे लो प्रेशर पे गैस भी रख दिया, लो प्रेशर पर गैस भी रख दिया, तो देखा क्या गया कि जब हाई वोल्टेज पे लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 वोल्ट पर लो प्रेशर पे जब हाई वोल्टेज दिया गया, तो आप तो जानते हो जैसी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला एनोड इस कैथोड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो जोरदार खींचेगा। वो जब जोर से खींचेगा तो क्या करेगा, ये आएगा, जिससे टकराएगा वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपको पता है कि जैसे ही हम हाई वोल्टेज देंगे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस कैथोड का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, उस कैथोड से वेलोसिटी क्या होगा, कैथोड से निकला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, बहुत हाई होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा किससे टकराएगा, तो जो गैस ऑफ द मीडियम में इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रखा गया है उससे जाकर टकराता है। और जैसे ही टकराता है तो टकराने से यहां से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रे बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या बन गया,
कैथोड रे बन गया और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बन गया। और जहां से जो मीडियम से जैसे ही अगर हमारा सोडियम है तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसी गैस से इलेक्ट्रॉन निकला तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे बन गया और ये सोडियम Na+ आयन में कन्वर्ट कर गया और यही Na+ आयन एनोड रे बन जाता है और कैथोड के होल से पास करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड रे का ओरिजिन कहां हुआ, एनोड रे का ओरिजिन कहां हुआ था, तो एनोड प्लेट से, बोले नहीं, गैस ऑफ द मीडियम से। वो भी कैसे? जब क्या होता है, गैस जब हाई वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से निकलता है, निकल करके मीडियम में रखे गैस से टकराता है और टकराने के बाद वहां से भी इलेक्ट्रॉन बन जाता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बन जाते हैं और ये गैस पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है और यही पॉजिटिव चार्ज एनोड रे बन करके होल से पार निकलता है, होल से पास होता है। इसका मतलब कि ये एनोड रे का ओरिजिन कहां से होता है, एनोड प्लेट से या गैस ऑफ द मीडियम से या दोनों से? तो बोलेंगे नहीं, केवल और केवल गैस ऑफ द मीडियम से। यानी एनोड रे का ओरिजिन कहां से होगा? तो गैस ऑफ द मीडियम से। केवल कहां से? तो गैस ऑफ द मीडियम से। नोट करने वाली बात है कि एनोड रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैस ऑफ द मीडियम ओनली, नॉट फ्रॉम एनोड रे, एनोड प्लेट। अब बात आया यहां पर कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे का क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला प्रॉपर्टीज कि आपको पता है एनोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब ये दूसरा पॉइंट कि बाबू आपको क्या पता चला यहां से कि ये कैथोड रे, ये जो गैस है, ये गैस ही ना, गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यही एनोड रे बन जाता है। इसका मतलब इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। किससे बना होता है जल्दी बताओ बाबू? इट इज मेड अप ऑफ किससे? मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। किससे बना होता है जल्दी बताओ बाबू? ये किससे बना होगा? तो मटेरियल पार्टिकल से बना होगा। तीसरा चीज यहां पे और देखेंगे, क्या ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यह कैसा होगा? इट इज पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। अच्छा, अब एक चीज बता दे, सबसे बड़ा चीज, क्या अगर हम गैस बदल दे, सोडियम वेपर न लेकर के हाइड्रोजन ले, तो क्या सोडियम का मास और हाइड्रोजन का मास सेम होगा क्या? नहीं, यानी कि एनोड का जो मास होगा वो यहां पे कैसा गैस रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसा गैस वैसा मास। इसका मतलब कि इसका मास और चार्ज का रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। इसका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। चार्ज टू मास रेशियो अगर बोलेगा एनोड रे का चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है, बोले नहीं। क्यों नहीं? कि जैसा मास, जैसा गैस लेंगे वैसा उसका मास होगा और उसी के अनुसार उसका चार्ज होगा। उसी के अनुसार उसका क्या होगा? चार्ज होगा। जैसा मास होगा वैसा चार्ज होगा।
इसका मतलब इसका मास कांस्टेंट नहीं है, इसका मास डिपेंड करता है कि आपके मीडियम में कैसा गैस रखा गया है। मीडियम में कैसा गैस रखा गया है, जैसा गैस होगा वैसा इसका मास होगा। अब देखिए यहां पे तीसरा इसका मतलब कि इसका चार्ज और मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, डिपेंड्स अपन, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपन गैस ऑफ द मीडियम। गैस ऑफ द मीडियम यानी कि मीडियम का गैस, अगर मीडियम का गैस को हम बदल देते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी जैसा गैस लेंगे वैसा चार्ज बाय मास रेशियो होगा। अब यहां पे अगर हम, बाबू यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात, अगर हम यहां पे हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन गैस में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो जब हमारा हाई वेलोसिटी का मूविंग इलेक्ट्रॉन जाकर इससे टकराएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकल जाएंगे तो यहां पे केवल क्या बचेगा? एक प्रोटॉन। इसका मतलब जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोटॉन मिलेगा। यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस में, when hydrogen gas is taken, जब हाइड्रोजन गैस इज टेकन, प्रोटॉन इज ऑब्टेन्ड। प्रोटॉन इज ऑब्टेन्ड। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस लेंगे तो आपका प्रोटॉन प्राप्त होगा। इसका मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में अगर प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन प्राप्त करना है तो डिस्चार्ज ट्यूब में आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? H+ आयन से। प्रोटॉन किससे डिनोट करते हैं? तो H+ आयन से। दिमाग में रखें। तो आपने क्या जाने? एनोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है। मटेरियल पार्टिकल से बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका चार्ज तथा मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो गैस ऑफ द मीडियम पे। जैसा गैस लेंगे वैसा चार्ज बटा मास रेशियो डिपेंड करेगा। अगर इसको गैस बदल देंगे तो चार्ज बटा मास रेशियो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसके बाद जब हाइड्रोजन गैस लिया जाता है तो आपको प्रोटॉन प्राप्त होता है और प्रोटॉन को H+ आयन से डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ें प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा। तो जान जाओ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर बोला जाए एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अगर बोला जाए प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है तो आप दिमाग में बिठाएं, जितना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। बस डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होगा। बाबू कैथोड रे का, एनोड रे का डिस्कवरी इसी आधार पे हुआ। जब एटम का खोज हुआ और उस एटम का खोज में जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का खोज हुआ तो सबके दिमाग में आया, ओ जब नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी जरूर होगा, तब जाकर के कोई एटम न्यूट्रलाइज होगा। तो जब नेगेटिव चार्ज का खोज हो गया तो लोग पॉजिटिव चार्ज का खोज करने में जुट गए और पॉजिटिव चार्ज का खोज करने के चक्कर में हमें मिल गया क्या चीज? प्रोटॉन।
अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, तो जाहिर सी बात है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा बाबू, उसका चार्ज कितना होगा, तो 1.602 उन्हें 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और ये एसआई यूनिट में होता है, ये एसआई यूनिट में होता है। अगर बोला जाए कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताइए तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। कितना होगा बाबू, जल्दी बता दो बाबू, तो 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। याद रखेंगे आपको चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, तो 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन कब, एसआई यूनिट में। अगर सीजीएस यूनिट में करना होगा तो 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU सीजीएस यूनिट में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज एसआई यूनिट में कितना होगा, तो आपको बताना होगा 1.602 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अगर बोले सीजीएस यूनिट में बताइए तो आपको बताना होगा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU। आप इसे नोट कर लें। अब इसके बाद एब्सोल्यूट रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो रिलेटिव चार्ज ऑफ, अगर प्रोटॉन पूछा जाए तो रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो बाबू उसका रिलेटिव चार्ज को, प्रोटॉन का चार्ज को 1 यूनिट माना जाता है, और चूंकि पॉजिटिवली चार्ज से प्लस 1 यूनिट। यानी कि अगर बोला जाए कि उसका चार्ज का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा, तो 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर बोला जाए कि रिलेटिव चार्ज कितना होगा, तो प्लस 1 यूनिट, प्लस 1 यूनिट। याद रखेंगे प्लस 1 यूनिट। अब आप इसे नोट कर लें। देखिए बाबू, अब हम लोग बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। क्या यूज किया जाए अब, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन बोला जाए कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो अगर बोला जाए एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, अगर एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन बोला जाए तो आप कितना बोलोगे, तो 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये सीजीएस यूनिट में। अगर बोलेगा कि प्रोटॉन का मास बोलिए तो उसका मास आपको याद रखना पड़ेगा 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। लेकिन अगर यही बोला रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का रिलेटिव मास बोला, इसका मतलब कि प्रोटॉन का रिलेटिव मास कहने का मतलब यह होता है कि प्रोटॉन को एटॉमिक मास यूनिट से कंपेयर किया जाए। और आपको पता है 1U बराबर होता है 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 24U। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। रिलेट करने का मतलब इसको रिलेट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से। जब इसको रिलेट करेंगे तो लगभग 1 के बराबर आएगा, और इसका वैल्यू होता है 1.0072 U। यानी कि सिंपली 1 बोला जाए, इसका मास कितना होगा, 1 के बराबर होता है। तो आप बताओ प्रोटॉन का डिस्कवरी जाने कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया, तो गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। गोल्डस्टीन ने इसका डिस्कवरी के लिए क्या किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस एक परफोरेटेड कैथोड ले लिया, और परफोरेटेड कैथोड लेकर के लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज दे करके उन्होंने लो प्रेशर
और हाई वोल्टेज दे करके अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो देखा कि कुछ रे कैथोड के होल को पार करके एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकरा रहे हैं और लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि ये रे कैथोड एनोड की ओर से आ रहे थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड रे। ये रे किधर से आते? एनोड से। लेकिन बाद में समझा गया कि नहीं 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 नहीं, ये एनोड से नहीं आता है। जो गैस रखे हैं मीडियम में, जो लो प्रेशर, जिसके चलते कुछ भी प्रेशर है, जो प्रेशर बनाने के लिए जो हमने जो गैस रखा था, वही गैस से जब इलेक्ट्रॉन टकराता है, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो जो गैस का पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर जाता है और वही पॉजिटिव चार्ज एनोड रे बन जाता है। इसका मतलब ये एनोड रे का प्रॉपर्टीज क्या है? तो एनोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एनोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, मटेरियल से बना होगा एनोड रे। इसका E/m रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कैसा गैस रखा गया है। जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस रखते हैं तो प्रोटॉन प्राप्त होता है। प्रोटॉन का चार्ज आपको याद रखना पड़ेगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और उसका CGS यूनिट में याद रखना पड़ेगा 4.8 × 10⁻10 ESU। मास याद रखना पड़ेगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट से इस मास को कंपेयर करते हैं तो इसका लगभग मान आता है 1। बाबू प्रोटॉन का डिस्कवरी तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। जब हम पाया गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास को जोड़ते हैं तो देखते क्या, एटम का मास इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। यानी एटम का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से अभी भी ज्यादा है। इसका मतलब कि अभी यहां पे और कोई ना कोई चीज है जिसका खोज करना बाकी है। यानी कि जब खोज हुआ इलेक्ट्रॉन का, जब खोज हुआ प्रोटॉन का, और इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होना चाहिए वो एटम के मास के बराबर होना चाहिए। अगर बाय द वे मान लिया जाए कि दोनों का मास 10 ग्राम है तो एटम का मास भी 10 ग्राम होना चाहिए, लेकिन एटम का मास 12 ग्राम होता है। इसका मतलब कि एटम में अभी कोई ना कोई चीज है जिसका अभी खोजा जाना बाकी है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट फिर लग गए उस नए पार्टिकल का खोज करने में, और सारे लोग डिस्चार्ज ट्यूब पे खोज करते हैं। लेकिन उस पार्टिकल खोज करने से पहले हम लोग को समझना होगा रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग पहले रेडियो एक्टिविटी समझा जाए। थैंक यू।